सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 7। ठीक है, क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 7। ठीक है, इससे पहले के सारे हमने करा दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके विजिट करना। ठीक है, अभी जो 6 चैप्टर है उसके बाद हमारे पास नया चैप्टर आ रहा है, फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। ठीक है, पहले वाले चैप्टर में हमने बुद्धिज्म वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिया। अब देखते हैं कि किंगडम से एम्पायर की तरफ कैसे पहुंचे। तो रोशंस रुपीज, रोशन clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. While she badly wanted to buy a new CD, she was also wanted to see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a tiny set of lions on the left. That were lions there. She wondered, what were the lions theirs? She wondered. देखो, रोशन नाम की एक लड़की है, ठीक है, उसने अपने उसका बर्थडे था तो उसने झट से अपने दादाजी के हाथ से मतलब कड़क कड़क नोट छीन लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको चाहिए थी सीडी। क्या लेना था उसको? एक ब्रांड न्यू सीडी लेनी थी। साथ ही साथ उसको देखना था कि ब्रांड न्यू जो नोट्स हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे फील करते हैं हाथ में। तो उसने नोट देखा तो उसने देखा कि राइट हैंड साइड पे गांधी जी का चेहरा बना है। ठीक है, ठीक है, और छोटे छोटे लायंस जो है वो प्रिंट हुए। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार ये लायंस क्यों प्रिंट हुए। ठीक है, तो आइए जरा पता कर लेते हैं इस रोशन बच्चे की कहानी, मतलब क्या चाहती है। The lions that we see on our notes and coins have a long history. They were carved in stone and placed on the top of a massive stone pillar at Sarnath. तो जो आपको ये स्तंभ दिखता है, ठीक है, ये सारनाथ का है। ठीक है, कहाँ का है? सारनाथ का। और ये क्या है? स्टोन मतलब पत्थरों पर इसको कार्व किया गया है, खरोच के जैसे बनाते हो ना, वैसे ही खरोच करके ये बनाया गया है। ठीक है, Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his instruction, inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. तो अशोका ने ये बनाया है, पहले ये समझो, सारनाथ का पिलर है ये। ठीक है, और ये बनाया किसने है? अशोका ने। केवल अशोका ने सिर्फ सारनाथ में ही नहीं बनाए हैं, बहुत सारी जगहों पर बनाए हैं। ठीक है, पिलर। तो अशोका एक ग्रेटेस्ट रूलर थे। ठीक है, अगर हिस्ट्री में देखा जाए, उनके इंस्ट्रक्शन पे बहुत सारे पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन किया गया। ठीक है, पत्थरों पे भी किया गया है ना। हमें ये देखने को मिल रहा है कि बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस, लेट अस सी व्हाई हिज किंगडम वाज कॉल्ड एन एम्पायर। देखो, जानने से पहले कि उसने उस इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा था, ये जो इंस्क्रिप्शन है उस पे क्या लिखा था, पहले जान लेते हैं कि उसका जो किंगडम है वो अंपायर क्यों कहलाएगा। ठीक है, द अंपायर दैट अशोका रूल्ड हैज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स है वो। अभी इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम टाइम पीरियड पढ़ रहे थे वो था 2500 ईयर्स का। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है 2300 ईयर्स का। तो अशोका जहाँ पे रूल करता था, जिस जगह पे अशोका जहाँ पे रूल करता था, ठीक है, उसको किसने खोजा था? उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने, अबाउट 2300 ईयर्स अगो। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य द्वारा बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया गया। ठीक है, जिसको हम कौटिल्य ही बोलते हैं, कौटिल्य या चाणक्य। तो लिखा है चंद्रगुप्त was supported by a wise man named Chanakya or Kautilya. Many of the Chanakya's ideas were written down in a book called अर्थशास्त्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य को एक बहुत ही चालाक व्यक्ति ने सपोर्ट किया जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य की बहुत सारी जो नीति है, बहुत सारी जो आइडियाज है वो एक बुक में लिखा हुआ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, ये बुक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चाणक्य द्वारा लिखी गई जो बुक है अर्थशास्त्र। तो अभी हम सारे ये पढ़ लेंगे, उसके बाद लास्ट में सारे जितने भी ऐसे वाले बॉक्सेज उनको हम रीड करना चाहेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी
तो सही बच्चों ने भी यही कहा है। तो पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग वो जो बॉक्सेज है उसको रीड करेंगे। ओके, तो देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। दीज इंक्लूड्स कैपिटल पाटलिपुत्र, ठीक है, जो अशोका का जो किंगडम बोल रहा हूँ, एम्पायर है, उसमें बहुत सारे क्या छोटे छोटे सिटीज थे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले इनका कैपिटल आगे जिसका नाम था पाटलिपुत्र, फिर तक्षशिला, उज्जैन। तो तक्षशिला was the gateway to the northeast, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. Merchants, officials and craft persons probably lived in these areas, है ना। तो जो तक्षशिला है वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान से ये नॉर्थ वेस्ट का जो इंडिया का रास्ता है, ये पाकिस्तान है, तो इसके लिए नॉर्थ वेस्ट का जो रास्ता है वो तक्षशिला में जाकर खुलता है। मतलब कि ये गेटवे था कि नॉर्थ वेस्ट से अगर कोई आता है तो तक्षशिला होकर आएगा, ठीक है। और सेंट्रल इंडिया से भी अगर कोई आएगा वो भी तक्षशिला से होकर आएगा। जबकि जो उज्जैन था वो नॉर्थ से साउथ इंडिया की जो रूट था उसके बीच में पड़ता था। आओ जरा एक बार तुम्हें दिखाएं। ठीक है, तो ये देखो तक्षशिला, ये क्या था? गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इधर से आने के लिए दो तरीके, एक तो खाबर पास होगा, एक तो बोलन पास होगा, ठीक है। दो ही तरीके से आ सकते हैं, या तो बोलन पास से होकर आएंगे या खाबर पास से होकर आएंगे। कोई भी अगर इंडिया आएगा तो ये दो जगहों से आएगा। और देखो उज्जैन है वो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की ट्रेड है, ट्रेड रूट है, उसको मैनेज करता है। तो यहाँ पे कौन रहेंगे? यहाँ पे कौन रहेंगे? जितने भी व्यापारी होंगे, बिजनेसमैन, वो कहाँ रहेंगे? उज्जैन में, है ना। आगे देखें, इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। In some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. People in different parts of the empire spoke different languages. अब देखो कुछ लोग, है ना, कुछ एरियाज में जो लोग हैं, जैसे किसान हो गया या फिर हर्डर्स हो गए, वो लोग गाँव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गाँव में। कुछ एरिया है जो कि कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया में। कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया में फॉरेस्ट है, वहाँ से लोग पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जितनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करते हैं, एनिमल्स को हंट करते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग अलग जगह पे जो रहते हैं लोग वो अलग अलग भाषा बोलते हैं, है ना। मतलब कि अगर आप भी देखो तो दिल्ली और बिहार में कितना रिलीजन का डिफरेंस है। रिलीजन बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं? रिलीजन बोल रहा हूँ। अब लैंग्वेज का डिफरेंस है। दे प्रोबेबली ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। वो पक्का तौर पे है भाई, अलग खाना खाते होंगे, अलग प्रकार के कपड़े पहनते होंगे। देयर हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। अब किंगडम्स और एम्पायर में डिफरेंस क्या है? तो एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। सबसे पहला, लार्ज एरिया, big army, so also they need a larger number of officials who collect tax। जितने ऑफिशियल्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो लार्ज नंबर पे चाहिए इनको, है ना, जिससे कि कलेक्ट कर सके टैक्स, है कि नहीं? वेरी गुड। रूलिंग द एम्पायर, आगे लिखा है as the empire was so large different parts were ruled differently। अब देखो जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे फैला हुआ था। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, अगर इनका मैप देखें हम, ठीक है, तो इनका मैप देखो कितना वास्ट है।
एक बार इधर आओ। तो इधर में कांधार से लेके इधर में ब्रह्मगिरी, ठीक है, इधर में पाटलिपुत्र और इधर में गिरनार, देखो, और इधर में मानसेरम, ये देखो इतना बड़ा किंगडम है, ठीक है। इसको अगर रूल करना है तो इनको अलग अलग क्या चाहिए, रूलिंग कम्युनिटी चाहिए, ठीक है, जो इसको रूल कर सके यहाँ पे। तो देखिए जरा क्या हुआ। Empire was so large, different parts were ruled differently. The area around Patliputra was under direct control of the emperor. जो पाटलिपुत्र है अब कैपिटल है, वहाँ पे तो डायरेक्ट राजा का इन्फ्लुएंस होगा। This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders and craft merchants and traders who lived in villages and towns in other areas. अब पाटलिपुत्र के अलावा जो कहीं और रहेंगे उनसे जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो राजा है वो अलग लोगों को पकड़ेगा। तो ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर्स, और जिन लोगों को इन्होंने और वो अपॉइंट किया है वो लोग पनिशमेंट भी दे सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं ये लोग छोटे राजा थे, छोटे राजा थे ये लोग। तो ये जो ऑफिशियल्स थे ये पनिश कर सकते थे अगर कोई इनके राजा रूलर है राजा के ऑर्डर को डिसओबे करते हैं, ठीक है। इनको सैलरीज भी मिलती थी, ठीक है। और राजा जो है इनके पीछे क्या स्पाई लगा के रखता था कि भाई अगर ये लोग कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप मेरे को खबर देना, ठीक है। मैसेंजर जो राजा के जो मैसेज देने वाले थे वो राजा से महल से, और ये यहाँ पे ऑफिशियल हैं इनके बीच में आगे आते जाते रहते थे। क्यों, मतलब काइंड ऑफ जासूस थे, ठीक है। तो स्पाई थे, स्पाई भी रखे थे राजा ने इनके पीछे। And of course, the emperor surprised them all with the help of members of the royal family and senior minister. और जो इन्होंने ऑफिशियल रखे हैं उनको गवर्न करने के लिए कौन रहते थे, सुपरवाइज करने के लिए कौन रहते थे, रॉयल फैमिली के या फिर सीनियर मिनिस्टर जो है इनके पीछे लगे रहते थे। मतलब कि एक राजा है उसके छोटे 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 प्रोविंस है, उसमें उन्होंने गवर्नर को बिठा रखा है, ठीक है, और ऊपर से और लोगों को बिठाया है जो कि इन पे नजर रखेंगे, ठीक है। तो देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वर रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। देखो अब इनके पास और भी कैपिटल थे, ठीक है, कुछ और एरियाज थे या फिर प्रोविंसेस कह सकते हैं। इनको रूल किया जाता था प्रोविंशियल कैपिटल, मतलब एक तो मेन कैपिटल होता है, ठीक है, एक होते थे सेकेंडरी कैपिटल, इसको प्रोविंशियल कैपिटल बोलते हैं लोग, ठीक है, जिसको अपन बोल सकते हैं सेकेंडरी कैपिटल, जो था तक्षशिला या उज्जैन। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल princes were often sent as governors, local customs and rulers were probably followed. अब देखो ये छोटा कैपिटल है, प्रोविंशियल कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राजा है भाई इसको सोवरेनिटी तो दी जाएगी कि भाई लो आप अपने हिसाब से इसको गवर्न करो, रूल करो, लेकिन जो पाटलिपुत्र में मेन राजा बैठा हुआ है उसका असर तो पड़ेगा ना, क्योंकि इन द एंड ये जो प्रोविंशियल कैपिटल है, मान लेते हैं तक्षशिला है, वो किसका है, इट बिलोंग्स टू द किंग हु इज सिटिंग इन पाटलिपुत्र। जो पाटलिपुत्र में बैठा हुआ है उसी का तो है ये तक्षशिला जो कि प्रोविंशियल कैपिटल है। तो सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल होता था पाटलिपुत्र से, ठीक है। रॉयल जो प्रिंसेस होते थे, रॉयल जो राजकुमार होते थे, उनको गवर्नर के तौर पे यहाँ भेजा जाता था। लोकल कस्टम्स रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, जो रूल्स थे राजा द्वारा बनाए गए, जितने भी नियम थे कि राजा ने बोल दिया कि अगर मेरे को इतना अमाउंट ऑफ टैक्स चाहिए तो वो वहाँ से आना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डर्स थे, जितने भी रूल्स थे उसको माना करते थे ये लोग प्रोविंशियल कैपिटल में जो रहते थे। Besides, there were vast areas between these centers
Here the Mauryas tried to control roads and rivers, which were important for transport, and collect whatever resources were available as tax and tribute. देखो, इनके अलावा और भी बहुत सारी जगह थी, मैंने ऊपर दिखाया, एक बार लेके चलता हूं ऊपर। तो देखें, तो जो ये डॉट्स हैं, ठीक है, जो ये डॉट्स है यहाँ पर तो इनका कंट्रोल है या फिर ये प्रोविंशियल कैपिटल है, लेकिन ये एरिया जहाँ पर डॉट नहीं है उसका क्या, मतलब कि देयर वर अदर लैंड, बाकी भूमि भी तो थी, बाकी जमीन भी थी। वास्ट एरियाज बिटवीन दी सेंटर्स, अब इन दोनों सेंटर के बीच में मान लेते हैं ये पाटलिपुत्र है और ये उज्जैन है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स विच मोर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। अब इन दोनों के बीच में, ठीक है, जो भी नदी आई या फिर रोड आया उसको इन्होंने ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ किया, और यहाँ पे जो भी लोग थे, ठीक है, उनसे टैक्स कलेक्ट करना चालू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र टेल्स अस द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। देखो, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पे क्या था, अच्छा, ब्लैंकेट, और जो साउथ वाला रीजन है वहाँ क्या था, गोल्ड, है ना। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। हो सकता है कि यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है उनको अपने लिए ट्रिब्यूट के तौर पे इन्होंने ले लिया हो। अब ट्रिब्यूट क्या होता है, अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज and when it was possible from people who gave variety of things more or less willingly. Tribute we can say gift. देखो, जैसे कि टैक्स कलेक्ट करते थे राजा, ठीक है, अब क्या हुआ कि टैक्सेस, अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, रेगुलर बेस पे टैक्स तो कलेक्ट कर रहे थे, ट्रिब्यूट वॉज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वॉज पॉसिबल फ्रॉम पीपल, जब भी लोगों से हो सकता था तो ट्रिब्यूट कलेक्ट कर लिया जाता था, मतलब जब भी लोग चाहे दे सकते हैं, नहीं देंगे तो छीन लिया जाएगा, ठीक है। फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी थिंग्स मोर और लेस विलिंगली, चाहे वो अपने आप से दे कि भाई मेरा राजा है उसके प्रति, या फिर वो बिना चाहे दे सकते हैं, राजा छीन भी सकता है कि भाई वो तो राजा है, ठीक है। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, people living in these areas were more or less independent but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. जंगल में रह रहे हो तो क्या हुआ, मैं राजा हूँ, आप मेरे को आकर ट्रिब्यूट जो है वो मेरे को दोगे। तो जो लोग जंगल में रहते थे वो क्या करते थे, तो वो एलिफेंट्स दे दिया उन्होंने, टिम्बर दे दिया, हनी दे दिया, वैक्स दे दिया, किसको, मौर्यन ऑफिशियल्स को, बोला कि भैया ले जाओ, तुम राजा हो, ठीक है, कुछ बोलेंगे तो पीट दोगे तुम लोग हमको, है कि नहीं। अब राजा को आप कुछ बोल के दिखाओ, बोल सकते हैं क्या, तो जरा ऊपर पढ़ लेते हैं क्या क्या हमारा छूट गया है, ठीक है, जो कि वो बॉक्सेस में था नोट के तौर पे जिसको दे रखा था, ठीक है। सबसे पहले आते डायनेस्टी क्या होती है। When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. देखो, जब अपने घर के लोग ही एक एक करके राजा बनते गए, पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, फिर ठीक है उसके बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोक आया, तो ये क्या चल रहा है, एक डायनेस्टी तो है, चंद्रगुप्ता, बिंदुसार, फिर उनका बेटा अशोक। तो डायनेस्टी का मतलब होता है कि पहले पिता राजा थे, फिर उनके बाद उनका बेटा हुआ, फिर उनके बाद उनका बेटा हुआ, तो एक डायनेस्टी चलता आ गया, ठीक है, उसको बोलते हैं डायनेस्टी, जहाँ पे रूल जो है चेंज होते रहते हैं फ्रॉम
वन जनरेशन टू अनदर। अब जो एम्परर और उसके कैपिटल सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैगस्थीन्स, कौन है? Was an ambassador who was sent to the court of Chandragupta Maurya by the Greek ruler West Asia named Seleucus Nicator। तो सेलिकस निकेटर द्वारा एक एम्बेसडर को भेजा गया था, कहाँ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, दरबार में। ये वेस्ट एशिया से आए थे। तो मैगस्थीन्स wrote an account about what he saw. Here is a part of his description। तो उनका काम क्या था कि जो भी उनको दिखता है वो लिख लेते थे, ठीक है। सेलिकस निकोटर ने उनको भेजा था कि भाई देखो जो जो हो रहा है उसका मेरे को वो चाहिए, प्रमाण। द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। ही इज कैरिड इन अ गोल्डन प्लैनिक्विन। हिज गार्ड्स राइड्स एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। अब जरा देखो, तो उन्होंने लिखा है कि जब भी राजा महल से अपने राज्य के लोगों के साथ मिलने जाता था तो एकदम क्या लिखा है? ग्रैंड रॉयल प्रोसेशन। एकदम ऐसा शाही, ऐसा नहीं होता जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया हो। तो ऑब्वियस सी बात है, राजा बड़ा आदमी था ही। राजा सोने की पालकी में, राजा को सोने की पालकी में लेकर जाया जाता था। इनके जो गार्ड्स है, ठीक है, जो भी रक्षक थे राजा के, वो एलिफेंट्स को डेकोरेट करके, किससे डेकोरेट करते थे? गोल्ड एंड सिल्वर से, फिर लेके जाते थे। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाइफ बोट्स इंक्लूडिंग अ फ्लोक ऑफ ट्रेन्ड पैरोट्स सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। He has special servants to taste the food before he eats। अब देखो, तो मैगस्थीन्स लिखते हैं कि इतना तो था ही कि राजा जो है उनको पालकी में लेकर जाया जाता था सोने की, है ना, बहुत ज़्यादा ही एकदम रॉयल प्रोसेशन। जब वो बाहर निकलते थे ऐसे कोई लग रहा त्योहार मनने लगा हो। हाथियों को सजा कर ले जाते थे गोल्ड और सिल्वर से, ठीक है। अब बोलने वाले तोते भी जाते थे कि भैया राजा आ गए, राजा आ गए। तो फ्लोक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स, ठीक है, सर्कल अबाउट द हेड ऑफ एम्परर। एम्पर के कंधे के पास बैठते थे। जो किंग है वो नॉर्मली किससे घिरा होता था? मतलब कि हथियारों से लैस विमेंस होती थी, वो उसको घेर के चलती थी राजा को। अर्थात कि उसको डर था। किस चीज़ का डर था? कि उसको कोई मार ना दे। समवन मे ट्राई टू किल हिम। और उसके पास स्पेशल सर्वेंट थे, किस लिए? जो कि खाने को टेस्ट कर सके बस, ठीक है। और वो हमेशा सेम बेडरूम में नहीं सोता था, ठीक है। मतलब आज अगर मैं इस बेडरूम में सो गया तो मैं कल इस बेडरूम में नहीं सोऊंगा। क्या पता मेरे जो दुश्मन हैं उनको पता चल गया कि भाई राजा तो यहीं सोता है, मार दो, ठीक है। एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही रोट दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। पटना को क्या बोलते हैं? ये बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल सिटी है। कौन बताता है? मैगजीन्स डिस्क्राइब करते हैं कि पटना क्या है? ब्यूटीफुल सिटी। सराउंडेड बाय मैसिव वॉल्स, वॉल कर रखा है भाई, घेराबंदी। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। ऐसा महल जिसमें 570 टावर थी। टावर पता नहीं कैसे होते हैं? ऐसे ऐसे वाले जो महलों में तुम देखते हो, यहाँ पे सेना खड़ी रहती है। तो ऐसे सेना बोल रहा हूँ, एक सैनिक खड़ा होता है बंदूक लेकर, तो वैसे ही 570 टावर थे और 74 तो दरवाजे थे, ठीक है। द हाउसेस ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक। 2 से 3 मंजिल के इनको क्या मिले? बिल्डिंग देखने को मिले, ठीक है, जो कि लकड़ी और मिट्टी की होता है ना, मिट्टी वाली घर, लकड़ी और मिट्टी से बना था। और 2 से 3 मंजिल, इमेजिन करो। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग। राजा का महल था वो भी लकड़ी से बना था, लेकिन स्टोन की कार्विंग से
क्या कर रखा था, डेकोरेट कर रखा, सजा रखा था। गार्डन्स था, इनके राजा के महल में गार्डन्स था, बर्ड्स को रखने के लिए जगह था, ठीक है। तो देखो राजा कितना महान था। राजा के महल में आने से पहले आपको 74 दरवाजे मिल जाएंगे, 570 टावर मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ पे जो घर थे पाटलिपुत्र में, वो भी 2 से 3 मंजिल के थे, वो भी मिट्टी के बने हुए, ठीक है। राजा का जो महल था वो भी मिट्टी से बना था, मिट्टी बोल रहा हूँ, लकड़ी से बना था, और उसको स्टोन से सजा रखा था, ठीक है। और राजा कभी भी एक बेडरूम में 2 दिन तक नहीं सोता था, ठीक है। उसके पास स्पेशल सर्वेंट होते थे जो कि उसे खाने को टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसमें जहर है या नहीं, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे अशोका अ यूनिक रूलर, ठीक है। सो आई होप यू लव द वीडियो। थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है क्योंकि हिस्ट्री है, वैसे हिस्ट्री है तो बोरिंग नहीं होनी चाहिए, आप लोग बस थोड़ा एक्टिव रहो, यू विल लव दैट। तब तक के लिए सही बच्चों को जय हिंद।